उद्देश्य। इस पाठ का उद्देश्य प्लेटो के विचारों में राज्य, व्यक्ति और सज्जीवन को समझना है तथा यह जानना है कि इनके पारस्परिक संबंध क्या हैं। सज्जीवन किसका, राज्य का सज्जीवन से क्या संबंध है, राज्य और व्यक्ति का क्या संबंध है, राज्य सज्जीवन के लिए क्या करता है और कैसे करता है, व्यक्ति सज्जीवन के लिए क्या करता है। इन प्रश्नों की चर्चा प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक के आधार पर करने का प्रयत्न किया गया है, क्योंकि यह ग्रंथ मूल रूप से इन्हीं उठाए गए प्रश्नों से संबंधित है। राज्य एक परिकल्पना है। व्यक्ति को हम स्थूल रूप में जानते हैं, पर विचारकों के लिए व्यक्ति भी एक परिकल्पना है। उस आधार पर प्लेटो की भी राज्य और व्यक्ति संबंधी अपनी परिकल्पनाएं हैं। सर्वप्रथम यह देखने का प्रयास किया जाएगा कि प्लेटो की राज्य की क्या परिकल्पना है। राज्य की परिकल्पना। प्लेटो एक यूनानी था। यूनान में राज्य और समाज दो अलग व्यवस्थाएं नहीं थी, राज्य और समाज एक थे। प्लेटो की परिकल्पना का यही आधार है। दोनों में समाकलन के कारण सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन बटे हुए नहीं थे। प्लेटो का राज्य राजनीतिक और सामाजिक जीवन को समाहित किए हुए है। वास्तविकता तो यह है कि राज्य जीवन की संपूर्णता से संबंधित एकमात्र संगठन है जो जीवन के सभी पहलुओं को व्यवस्थित करने के लिए उत्तरदायी है। यही कारण है कि प्लेटो का ग्रंथ रिपब्लिक राजनीति, नीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन, धर्म, अर्थशास्त्र, शिक्षा आदि सभी विषयों की विवेचना करता है। राज्य का दार्शनिक आधार। प्लेटो का राज्य आत्मा का बहिर्विष्ट प्रक्षेपण है। आत्मा के वह तीन घटक मानता है: बुद्धि, शौर्य और क्षुधा। राज्य में इन तीन घटकों का प्रक्षेपण तीन वर्गों के द्वारा होता है: बुद्धि प्रधान वर्ग, शौर्य प्रधान वर्ग और क्षुधा प्रधान वर्ग। इस प्रकार जब प्लेटो राज्य की बात करता है तो उसके विचारों में दो बातें स्पष्ट देखने को मिलती हैं। एक, राज्य एक विचार है जिसमें आत्मा का विचार है और उसकी परिकल्पना आत्मा की संपूर्णता की परिकल्पना से की गई। दो, ऐसा करते समय वह राज्य की अंतर्वस्तु को भी इंगित करता है। इस परिकल्पना में सूक्ष्म और स्थूल दोनों ही आत्मा के बहिर्विष्ट में देखने को मिलते हैं। आत्मा का निवास व्यक्ति में होना है, अतः वह कहता है इन तीन गुणों में से किसी एक की प्रधानता प्रत्येक व्यक्ति में होती है, यानी व्यक्ति बुद्धि, शौर्य प्रधान अथवा क्षुधा प्रधान हो सकता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्लेटो की बात भारतीय दर्शन को परिलक्षित करती है। भारतीय दर्शन में सत, रज और तम की बात कही गई है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि व्यक्ति सत प्रधान, रज प्रधान और तम प्रधान होता है। इन्हीं के आधार पर व्यक्ति का वर्ण निश्चित किया गया है। इस विवेचना से दो बातें स्पष्ट होती हैं। प्लेटो के विचारों में राज्य और व्यक्ति में भेद नहीं है। उसका कहना कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है और व्यक्ति राज्य का संक्षिप्त रूप है, यह राज्य और व्यक्ति के समाकलन का एक ठोस आधार और कारण है। द्वितीय, इन्हीं तीन गुणों के आधार पर मनुष्य के सामाजिक जीवन का ताना बाना बुना हुआ है। समस्त सामाजिक जीवन के सभी कार्य व्यापार इसी पर आधारित हैं। यही नहीं, समाज का संगठन भी व्यक्तियों के इन गुणों के आधार पर वर्गों में बटे हुए सामुदायिकता के आधार पर हुआ है। यह दोनों बातें समाज और राज्य को अंगीभूत करती हैं, दोनों के समाकलन को प्रतिष्ठित करती हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भले ही प्लेटो ने यूनानी परिकल्पना को, जो राज्य और समाज को अंगभूत मानती है, स्वीकार किया है, परंतु दोनों के समाकलन की यह व्यवस्था प्लेटो की अपनी थी। यह प्लेटो की अपनी मौलिकता थी
और यह मौलिकता आगे चलकर प्रत्ययवादी विचारों का अलग अलग ढंग से स्रोत बनी। 2.2 सरकार की परिकल्पना। जब हम राज्य की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत सरकार की चर्चा अनिवार्य हो जाती है। बिना सरकार की चर्चा के राज्य की चर्चा अधूरी है। प्लेटो के इस राज्य को अनूठा अवधारणा के साथ हम यह देखेंगे कि उसकी सरकार की अवधारणा में क्या विशेषताएं हैं। यहाँ वह यूनानी परंपरा से हटकर बात करता है। यूनानी परंपरानुसार नागरिक सरकार चलाने के लिए सामुदायिक रूप से उत्तरदायी थे। प्रजातांत्रिक प्रणाली के अनुसार एक ही व्यक्ति अलग अलग समय पर विभिन्न भूमिकाएं निभाता था। वह कभी मजिस्ट्रेट तो कभी न्यायाधीश तो कभी सैनिक हुआ करता था। इसे विद्वानों ने अध्यक्षों की सरकार कहा है। प्लेटो इसका हामी नहीं है। उसके अनुसार सरकार चलाना एक विशिष्ट और उत्कृष्ट कार्य है और इसके लिए एक ऐसे विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है जो अध्यक्षों में संभव ही नहीं। यहाँ उसके दृष्टिकोण पर सुकरात का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। सरकार मात्र प्रशासकीय व्यवस्था ही नहीं है। प्लेटो सरकार को राजनीतिक और सामाजिक जीवन का संचालक मानता है। उसे दृष्टा होना चाहिए। वह स्पष्ट देखे कि वैयक्तिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग क्या है और सामुदायिक जीवन की प्रक्रिया उसी ओर बढ़ रही है अथवा नहीं। अतः सरकार का कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जो बुद्धि प्रधान हो। ऐसा क्यों हो, इसकी चर्चा आगे की गई है। जो इस कार्य के लिए प्रशिक्षित हो, केवल वे ही सरकार चलाने में सक्षम माने गए। प्लेटो प्रशिक्षण के क्रम में शिक्षा दर्शन और शिक्षा योजना को विस्तार से बताता है। ऐसा व्यक्ति योगी और तपस्वी की भांति सांसारिकता के उस माया जाल से मुक्त हों जो उसे मोहपाश में बांधकर अवांछित कार्य करने के लिए विवश करते हैं। इसके लिए माया मोह से मुक्ति की उसकी अपनी योजना है, जिसे विद्वानों ने प्लेटो के साम्यवाद की संज्ञा दी है।